Hello students, welcome to my YouTube channel Gyan Hub. Myself Miss Priya and I'm here with my class 8th video. The subject is civics and the chapter is law and democracy. So this is the second part of this chapter, and in first part we have discussed about what is law, what is rule of law, and how the new laws are used to make the life of people simple and easy. And in that video we have discussed also about the laws and public opinion. Now in this video we are going to discuss something very interesting and I hope आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए, क्योंकि ये जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। So in this video we are going to discuss two topics. The topic number one is the Right to Information Act and the second topic is education right. Okay, so what is RTI? The full form of RTI is Right to Information. और Right to Information का मतलब ये होता है कि किसी भी नागरिक का एक हक कि वो सरकारी जितने भी कार्य हो रहे हैं उनके बारे में जानकारी ले सके। तो पहले टॉपिक जो है जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, इसमें हम जानेंगे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट होता क्या है, ये कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया, कैसे जनता के बीच लागू किया गया ये नियम, और हम एक आरटीआई के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस आरटीआई के अंतर्गत हमें क्या क्या राइट्स मिलेंगे, व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स टू फिल इन द एप्लीकेशन, what are the word limits, which type of language we can use, and the information which we can get from the public authority. Okay, so let's start. The Right to Information Act RTI Act came into effect from October 2005. RTI Information Act जो है वो अक्टूबर में 2005 में आया, ठीक है ना। The act states that any citizen may seek information from a public authority, a government body, and is entitled to receive a reply within 30 days. कि क्या है कि कोई भी नागरिक, एनी सिटीजन, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहता है पब्लिक अथॉरिटी से, मतलब सरकारी कार्यालय से, किसी सरकारी व्यक्ति से जो सरकारी कर्मचारी है, अगर वो उससे कोई इंफॉर्मेशन चाहता है तो वो उस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत उसे इंटाइटल किया गया है कि वो अपना जवाब 30 दिन के अंदर उसे मिल जाना चाहिए। द एक्ट हैज़ इंक्रीज्ड transparency and greater accountability in the functioning of the government and has also helped in exposing and reducing corruption. और कहीं ना कहीं आरटीआई के चलते क्या हुआ है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सरकारी कार्यालय में जितनी भी करप्शन हो रहे थे, जितने भी गलत काम हो रहे थे, कहीं ना कहीं उसमें बहुत ही कमी आई है। तो आरटीआई का क्या होता है कि जैसे कि हमने यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में कोई एग्ज़ाम दिया है और हमें लगता है कि हमारे मार्क्स कम आए हैं, ठीक है, हमने जितना कि हमें उतने मार्क्स नहीं मिले हैं, तो जब हम किसी भी यूनिवर्सिटी के होम पेज पे जाते हैं तो वहाँ पे आरटीआई करके एक कॉलम होता है। उस आरटीआई के अंतर्गत क्या होता है, चाहे तो हम कोई एक एप्लीकेशन फॉर्म उसमें फिल कर सकते हैं ऑनलाइन में, और ऑफलाइन में एक फॉर्मेट होता है एप्लीकेशन लिखने का, एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम उसमें अपनी सारी डिटेल्स को फिल करें। जो भी चीज़ें हमें डालनी है, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, उस अथॉरिटी को हम उस मैसेज को मेल कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ईमेल, या फिर हम उन्हें क्या कर सकते हैं, एक लेटर लिख के, फॉर्मेट जो सही तरीका होता है उसे लिख के हम उन्हें फॉरवर्ड कर सकते हैं। और ये पब्लिक अथॉरिटी का कहीं ना कहीं कर्तव्य है कि वो लगभग 30 दिन के अंदर हमें उस आरटीआई का जवाब दें, या फिर हमें हमारी कॉपी हमें कहीं ना कहीं अवेल कराएं और हम उसमें जानकारी हासिल कर सकें कि हमारे पास गलती कहाँ से हुई। ओके, तो एक सिंपल सा मैंने एग्जांपल देने की कोशिश की है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत। इन अर्ली 1990s द मजदूर किसान शक्ति संगठन, दैट इज MKSS, लेड बाय अरुणा रॉय, बिगेन अ मूवमेंट टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी टू विलेज फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो कहीं ना कहीं जब हम आरटीआई की बात करते हैं तो ये कंसेप्ट आया कहाँ से, 1990 में मजदूर किसान शक्ति संगठन जो कि अरुणा रॉय चला रही थी, उन्होंने एक तरह की मूवमेंट स्टार्ट की, एक आंदोलन स्टार्ट किया, ताकि जितने भी कार्य गांव से रिलेटेड हो रहे हैं, गांव में जितने भी फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं, जितने भी पैसे का लेन देन जो हो रहा है, उसमें एक ट्रांसपेरेंसी, मतलब पारदर्शी हो कि आप एक फॉर्मेट होता है कि कौन सा पैसा कहाँ पे लग रहा है, इसकी जानकारी हर एक गांव के लोग को हो सके, इसलिए इसके तहत उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया। इंफॉर्मेशन वॉज obtained from the government on bills and vouchers related to purchase and transportation of materials and payment and employment records.
तो जो जानकारियाँ हमें सरकार से मिल सकती थी, जो बिल्स आते थे या वाउचर्स आते थे कि कितने का सामान लिया गया, कितने का सामान ट्रांसपोर्ट किया गया, किस तरह का मटेरियल आया है, किसको कितना एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, ये सारे रिकॉर्ड्स की जानकारी उस मूवमेंट के थ्रू हम जानकारियों को ले सकते थे। दिस इंफॉर्मेशन वॉज डिस्कस्ड इन पब्लिक हियरिंग्स, दैट इज जन सुनवाई। और इस इंफॉर्मेशन जो होती थी ना कि कितना सरकार ने हमें पैसा दिया, उस पैसे का हमें कितना इस्तेमाल किया है, इस जो ये जो प्रोसेस चलता था, ये जो प्रक्रिया चलती थी, इसे गाँव में जन सुनवाई कहा जाता था, जब लोगों के बीच में सारे के सारे जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती थी उनकी जानकारी लोगों को दी जाती थी। दिस आरटीआई हेल्प इन रिड्यूसिंग करप्शन। और कहीं ना कहीं ये आरटीआई जो फॉर्मेशन एक जो प्रोसेस चला, ये कहीं ना कहीं जो धांधलेबाजी जो होती थी, जो गलत काम होते थे सरकार के कार्यालय में, उसमें कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा रिडक्शन आया। क्यों आया? क्योंकि कहीं ना कहीं जब जनता को पता है कि हमारे पास कितना पैसा आ रहा है, उस पैसे का हमारे लिए कितना इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंसी हमें देखने को मिली। The success of MKSS led to the movement for right to information in other parts of the country। और कहीं ना कहीं जब ये प्रोसेस आगे बढ़ा, तो जो हमें जो सफलता मिलती गई मजदूर किसान शक्ति संगठन के तहत, तो कहीं ना कहीं ये जो मूवमेंट था धीमे धीमे ये पूरे के पूरे हमारे देश में फैल गया। द आरटीआई एक्ट एट द स्टेट लेवल वॉज अडॉप्टेड बाय डिफरेंट स्टेट। अगर हम आरटीआई एक्ट की बात करते हैं तो इसे राज्य स्तर पे क्या किया गया, हर एक राज्य ने डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट थे उन्होंने क्या किया, उसे एक्सेप्ट किया। राजस्थान वॉज द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इन 2000। तो 2000 में राजस्थान पहला ऐसा राज्य बना जिसने आरटीआई एक्ट को क्या किया था, अडॉप्ट किया था। तो ये नॉर्मली आपका वन वर्ड में या फिर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उस राज्य का नाम बताइए जिसने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 के तहत अपना नामांकन किया था, तो आप उसमें राजस्थान डाल सकते हैं। इन 2004 आरटीआई एक्टिविस्ट अरुणा रॉय बिकेम अ पार्ट ऑफ द नेशनल एडवाइजरी कमिटी। और आने वाले 2004 में जो अरुणा रॉय थी, आरटीआई एक्टिविस्ट थी, कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन जो स्टार्ट हुआ, जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ये मजदूर किसान शक्ति संगठन के तहत ही स्टार्ट हुआ जिसे अरुणा रॉय ने किया था। और 2004 में क्या हुआ, अरुणा रॉय ने इस मूवमेंट को कहीं ना कहीं, इस मूवमेंट के चलते उन्हें नेशनल एडवाइजरी कमेटी में उन्हें एक पार्ट, उनको उनको एक पोर्शन दे दिया गया कि आप इस जो कमिटी है, जो संघ है, आप इसको संभालिए। शी सजेस्टेड सम चेंजेस टू द एग्जिस्टिंग फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट क्या है? फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट जो है, इसको बदल के इसके जगह पे आपका आरटीआई एक्ट आया है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ सजेशन, कुछ सुझाव दिए कि क्यों ना हम फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट में हम कुछ बदलाव या फेरबदल करें। बेस्ड ऑन दिस रिकमेंडेशन द आरटीआई बिल वॉज टेबल इन द पार्लियामेंट ऑन 2004। और जब उन्होंने ये जो एक आइडिया दिया कि क्यों ना क्यों हम फ्रीडम इंफॉर्मेशन एक्ट में कुछ चेंजेस करके कुछ तब्दीली करें, तो 2004 में जब संसद भवन में हमारा बिल पास किया गया, आरटीआई बिल पास किया गया, तो ये बिल वहाँ पे डिस्कशन हुआ कि एक आरटीआई हमें प्रोसेस जो है, जो एक नियम है जो हमें देश में लागू करना चाहिए। द बिल वॉज पास्ड इन 2005 एंड बिकेम अ लॉ। तो ये जो बिल था, जैसा कि आपको पता है कि जब भी कोई भी मुद्दा संसद भवन में उठता है तो उस मुद्दे को हम एज अ लॉ पहले नहीं मानते, हम उसे एज अ बिल पेश करते हैं संसद भवन में, और जब उसे पास कर दिया जाता है तो वो आगे चल के लॉ बन जाता है। ठीक इसी तरह क्या हुआ, आरटीआई को भी पार्लियामेंट में पेश किया गया 2004 में, और 2005 में क्या हुआ, ये बिल पास कर दिया गया 2005 में, और इसके बाद ये लॉ बन गया। The act covers the whole of India except Jammu and Kashmir, where Jammu and Kashmir Right to Information Act is applicable। तो क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ये जो एक्ट है, ये पूरे के पूरे इंडिया के सभी भागों को कवर करता था, बस एक्सेप्ट किया था जम्मू और कश्मीर को छोड़ के। ओके, अब हम जानेंगे हाउ वी कैन अप्लाई फॉर आरटीआई, कि हम आरटीआई के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हु डिजायर्स टू obtain any information under the RTI Act 2005 may make a request to the Public Information Officer, Assistant Public Information Officer, preferably in the application format in writing or through electronic means। कि कोई भी नागरिक जिसकी ये इच्छा है या जिसकी ये डिज़ायर है कि उसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए सरकारी कार्यालय से, तो वो आरटीआई एक्ट 2005 के तहत किसी भी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास वो एक एप्लीकेशन जो फॉर्मेट होता है उसमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाल के, या तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स मतलब आपका जीमेल के थ्रू या मेल के थ्रू, या फिर एक आप ऑफलाइन अगर हम बात करते हैं तो पेपर पर आप एक एप्लीकेशन लिख के उस आरटीआई में आप अपनी मांग को मांग सकते हैं। The applicant is required to disclose his or her name and contact particulars but not any other reasons or justification for seeking information। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आरटीआई की, कि जब भी कोई भी एप्लीकेंट,
ठीक है। जब भी कोई भी आवेदक अगर कोई आवेदन करता है आरटीआई के तहत, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपने नाम को मेंशन करें। इम्पॉर्टेंट ये है कि वो अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स को ज़रूर डालें, ताकि जब आपकी आरटीआई का जवाब आए तो वो बाय मेल या फिर अगर वो डाक की सहायता से अगर आपको इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं तो वो एक एड्रेस पे, एक सही पते पे भेज सकें। बाकी इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें हमारी सरकार आरटीआई के तहत बताती है वो ये है कि हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम उसमें रीज़न बताएं कि हम किस, ये इन्फॉर्मेशन जो हम ले रहे हैं वो हम क्यों ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं, क्या वजह है। सिर्फ वहाँ पे आपको अपनी मांग रखनी है कि हम इस चीज़ से रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कहाँ पे क्या गलती हुई है, बस। क्यों आप मांग रहे हैं, किस लिए मांग रहे हैं, इसे मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। इन सम केसेस दिस टाइम एंड पीरियड में एक्सीड 30 डेज। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि तकरीबन आपको 30 दिन के अंदर जवाब इसका मिल जाता है। कभी कभार ऐसा होता है, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो टाइम पीरियड है 30 डेज का, वो कभी कभी बढ़ भी जाता है। हाउएवर इफ अ पर्सन डजंट गेट इंफॉर्मेशन विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, ही और शी कैन अपील अगेन और कंप्लेन। परंतु अगर ऐसा होता है या कोई भी व्यक्ति जिसे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो अगर वो इन्फॉर्मेशन उससे नहीं मिल रही है उसकी स्पेसिफिक टाइम में, जो टाइम उसे मेंशन किया गया था, तो वो इसके तहत, अगर लड़का हो या लड़की कोई भी हो, वो दोबारा उस इंफॉर्मेशन के लिए अपील कर सकता है या फिर उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। द आरटीआई हैज़ बीन अ मेजर टूल फॉर एक्सपोजिंग करप्शन। और कहीं ना कहीं आरटीआई को एक बहुत ही बढ़िया यंत्र माना जाता है, बहुत ही बढ़िया एक साधन माना जाता है, जिसके थ्रू हम क्या है कि जितने भी गलत काम हो रहे हैं, जितने भी करप्शन हो रहे हैं हमारे देश में, उसको हम एक्सपोज कर सकते हैं। ऑफन आरटीआई एक्टिविस्ट हैव बीन अटैक्ड और हरेस्ड। और कभी कभी ऐसा होता भी है कि जो आरटीआई एक्टिविस्ट होते हैं, जो आरटीआई प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें फेरबदल कर रहे हैं, उनके ऊपर काफ़ी बार अटैक भी होता है। बट दैट इज़ अनदर थिंग। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमारी सरकार ने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट को हटा के, जो फॉर्म ऑफ फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट है उसे हटा के राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लेकर आया। 5 अक्टूबर में ये इफेक्टिवली पूरे देश में लागू हुआ, और मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि हम जानेंगे कि इस आरटीआई के तहत हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है, क्या क्या हमारे राइट्स हैं। द फर्स्ट थिंग इज व्हाट आर आवर राइट्स अंडर आरटीआई। डिमांड, आंसर और सीक एनी इंफॉर्मेशन, कि हम किसी भी बात का जवाब मांग सकते हैं पब्लिक अथॉरिटी से, प्लस कोई भी इंफॉर्मेशन हम उनसे ले सकते हैं। टेक कॉपीज और इंस्पेक्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, इंस्पेक्ट गवर्नमेंट वर्क, टेक सैंपल्स ऑफ मटेरियल्स ऑफ एनी गवर्नमेंट वर्क। सरकारी कार्य में जितने भी सामान इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हम उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी सैम्पलिंग की मांग कर सकते हैं। किसी गवर्नमेंट वर्क को हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं, या कोई भी कॉपीज या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की हम मांग कर सकते हैं जब हमें लगे कि हमें इसमें कुछ भी करप्शन देखने को मिल रहा है। इसेंशियल्स ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन। ओके, एप्लीकेशन फिल करने की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। इट शुड हैव द पर्टिकुलर ऑफ इंफॉर्मेशन शाउट। तो हमें क्या है कि अगर हमें किसी भी चीज़ को चाहिए तो हमें डायरेक्टली बस लिखना है कि हमें किस चीज़ में, किस पर्टिकुलर चीज़ में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। द सेकेंड थिंग इज एड्रेस इट टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न। हमें जिस भी डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें उसे एड्रेस करना है, उस पब्लिक अथॉरिटी को हमें लिखना है कि हम किसके और किस डिपार्टमेंट के लिए हम मांग कर रहे हैं इंफॉर्मेशन के लिए। इंक्लोज प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखने को मिली है वो क्या है कि प्रूफ ऑफ पेमेंट, पेमेंट भी अगर आपको करना पड़ता है, तकरीबन आपके 10 रुपये का खर्चा आता है। 10 रुपये का खर्चा, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। 10 रुपये लगते हैं आपकी एप्लीकेशन फीस, जो हमें सरकार को दे करनी रहती है, देना रहता है। ठीक है। गिव योर नेम एंड एड्रेस। अगर हो सके तो आप अपना नाम डिस्क्लोज करिए, अदरवाइज इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप अपना नाम मेंशन करें, बट हाँ, एड्रेस आपको देना ज़रूरी है, ताकि आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके एड्रेस पे सेंड की जा सके। वर्ड लिमिट की अगर हम बात करते तो जो हमारी इंफॉर्मेशन, जो हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, उसमें 500 वर्ड से ज़्यादा वो क्रॉस नहीं करना चाहिए। एक्सक्लूडिंग एंड एड्रेसेस, वर्ड लिमिट वेराइज अक्रॉस स्टेट्स। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जो हम बात करें 500 शब्दों की, 500 शब्दों की लिमिट्स होती है, बट हर राज्य में अलग अलग लिमिट्स तय कर दी गई हैं। लैंग्वेज हमारी कोई भी हो सकती है, या तो वो हैंड रिटन हो, इंग्लिश में हो सकती है, हिंदी में हो सकती है, उसकी कोई भी स्टेट की जो ऑफिशियल, राज्य की जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, हम उस एरिया के हिसाब से उसमें लैंग्वेज इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, आरटीआई के तहत हम कौन सी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। रिकॉर्ड्स मांग सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, मेमोज। मेमोज क्या होते हैं हमारे जो मोमेंटम, जिसको हम जिस नाम से जानते हैं, मेल, ओपिनियन, एडवाइस करना हो या प्रेस रिलीज हो, किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं। तो आई होप आपको आरटीआई क्लियर हो गया होगा। हमारा टॉपिक 1 जो था द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आपका क्लियर हो गया होगा।
Now our next topic is the enactment of new law, right to education, मतलब शिक्षा का अधिकार। तो इसमें हम जानेंगे कि शिक्षा का अधिकार क्या होता है, कई कई कितनी नई नई नीतियाँ हैं और किस तरीके से हमारे देश में शिक्षा का जो स्तर रहा है वो डे बाय डे, ईयर टू ईयर चेंज हुआ। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि 34 साल बाद इस बार फिर हमारे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो है वो चेंज हुई, एनपी नई एजुकेशन नई शिक्षा नीति आई है और इसके लिए मैं जल्दी कोई वीडियो बनाऊंगी और अपडेट करूंगी। जब तक के लिए मैं बता देती हूँ कि हमारे राइट टू एजुकेशन एक्ट में राइट टू एजुकेशन में कितने फेरबदल हुए हैं और अब तक हम किस नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन पे चल रहे थे। ओके, एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ आई है फिर भी मैं आपको स्टार्टिंग थोड़ा सा बता देती हूँ, वो ये है कि जब हम बात कर रहे हैं रिसेंटली जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है एनपीई आई है 2020 की हम बात करते हैं, तो ये जो है ये नई शिक्षा नीति जो है आपकी वो आपकी 2021 में लागू की जाएगी। ओके, 2021 में ये लागू की जाएगी और उसमें एक जो नया सिस्टम आया है वो आया है 5+3+3+, ठीक है। तो मैं पहले इतना समझा दूँ उसके बाद मैं लास्ट आपको बताऊंगी। 5 जो होता है इसमें आपका हो जाएगा फ्री बुक, मतलब क्या होता है कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकेंड अप टू सेकेंड तक आपको आपकी लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन दी जाएगी। और ये जिसके बाद आपकी नेक्स्ट जो 3 इयर्स होंगे तो सेकेंड तक ये क्या हो गया, मतलब नर्सरी से लेके आपके सेकेंड तक ये आपके 5 साल चले जाएंगे। और उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इसमें हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट से हम रूबरू होंगे। जो थर्ड से फिफ्थ जो होगा उसमें हम सब्जेक्ट से रूबरू होंगे। उसके बाद आता है हमारा 6, 7, 8। ये 6, 7, 8 जो है इसमें हम जानेंगे कि हमें अपने आप पूरा अधिकार होगा कि हमें कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस को हम सिलेक्ट कर सकेंगे और इसमें हम सारे जितने भी सब्जेक्ट्स उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारा आता है +4। +4 में क्या हो जाता है, हमारा आ जाएगा 9, 10th, 11th एंड 12th। 9, 10th, 11th एंड 12th में क्या हो जाएगा, जिसमें आपका बोर्ड एग्ज़ाम की हम जो बात कर रहे हैं, जो भी मैंने आपको सिस्टम बताया है, तो सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो मैंने आपको बताया है 5+3+3+4। ओके, तो इसमें तो आपको समझ में आ गया कि ये हमारा नर्सरी से लेके सेकेंड तक है। ठीक, फिर जो हम इसकी बात करते हैं ये थर्ड से लेके हमारा फिफ्थ तक है। फिर ये हमारा है 6 to 8 एंड आफ्टर दैट 9 to 12th। तो जो हमारा 10th में बोर्ड एग्ज़ाम होता था ना, ये जो बोर्ड एग्ज़ाम है तो गवर्नमेंट ने क्या किया, नई शिक्षा की नीति के आधार पे 10th में से बोर्ड एग्ज़ाम को हटा दिया। पर ये नई शिक्षा नीति जो है वो शायद 2021 से लागू की जाएगी। इसके लिए मैं वीडियो जल्दी बनाऊंगी, पर अब तक के लिए थोड़ी सी हिंट दे रही हूँ कि जो 10th क्लास है 10th क्लास से बोर्ड हटा दिया गया है। अब 9th, 10th एंड 11th, 9th, 10th एंड 11th ये 3 जो आपके सब पढ़ाई के जो साल रहेंगे इसमें आपको स्ट्रीम सिस्टम हटा दिया गया है कि आप बायो स्ट्रीम से होंगे कि मैथ स्ट्रीम से होंगे कि कॉमर्स स्ट्रीम से होंगे। इसमें कोई भी स्ट्रीम नहीं होगी, आप कभी भी कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें बच्चा, अगर कोई बच्चा बायो में भी इंटरेस्टेड है प्लस उसे कॉमर्स भी पढ़ना है या फिर वो संस्कृत पढ़ना चाहता है या फिर कोई संगीत वाला सब्जेक्ट लेना चाहता है तो वो उस सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकेगा। ओके, तो 9, 10th, 11th, 12th आपका सेमेस्टर एग्जाम होगा। फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर आपका जो 1 ईयर होगा वो 6 मंथ और 6 मंथ में डिवाइड कर दिया जाएगा। ओके, क्या होगा, जो 1 ईयर होगा वो आपका 6 मंथ में डिवाइड कर दिया जाएगा। एक फर्स्ट सेमेस्टर हो जाएगा और ये आपका सेकेंड सेमेस्टर हो जाएगा। और फिर आपको सिर्फ एक बोर्ड एग्जाम देना होगा, वो होगा आपका 12th क्लास में बोर्ड एग्जाम। ओके, सिर्फ एक बार आपको बोर्ड एग्जाम फेस करना पड़ेगा। तो 9, 10th, 11th, 12th में 3 ईयर आपके जो होंगे 9, 10th, 11th वो सेमेस्टर वाइज हो जाएंगे और 12th जो होगा वो आपका बोर्ड हो जाएगा। स्ट्रीम सिस्टम को सरकार ने टोटली हटा दिया है, कोई भी बच्चा किसी भी सब्जेक्ट के संग कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है। आई होप कि ये नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो आई है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो आई है वो बहुत ही कारगर साबित होगी। और इसमें प्रैक्टिकल वर्क पे, थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क पे हमारी सरकार ने ध्यान दिया है कि प्रैक्टिकल इश्यूज़ पे बच्चों के कंसेप्ट क्लियर हो सके, ताकि सिर्फ रट्टे वाले जो सिस्टम थे, जो बच्चे रट के सिर्फ एग्ज़ाम देते थे, वो सिस्टम को थोड़ा कम करने की कोशिश की गई है और कोशिश किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्रैक्टिकली और थ्योरी को तो समझें बट इससे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वो प्रैक्टिकली करें। क्योंकि क्या होता है ना कि जो चीज़ें हमें पढ़ने से समझ में नहीं आती वो चीज़ें जब हम प्रैक्टिकली करते हैं तो हमें ईजी समझ में आ जाता है। ओके, तो ये हमारी नई शिक्षा नीति है जो 2020 में आई है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि राइट टू एजुकेशन है क्या।
एजुकेशन इज ऑटमोस्ट इम्पोर्टेंस फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री। शिक्षा जो है वो बहुत ही एक बेसिक एक मूल आधार है किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए। When India gained independence, the state of education in the country was very poor. जब हमारे देश ने स्वतंत्रता हासिल की तो उस समय हमारे यहाँ शिक्षा का जो स्तर था वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय था, बहुत ही ज़्यादा खराब था, कुछ खास स्थिति नहीं थी। द गवर्नमेंट established the University Education Commission and the Secondary Education Commission to modernize the education system. तो हमारी सरकार ने दो तरह के एजुकेशन कमीशन लेकर आए, एक यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन और एक दूसरा था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो था जो आफ्टर 12th मतलब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे जो वर्क करते थे, और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन था जो कि आपके स्कूल बेसिस पे वर्क करते थे, ताकि जो एजुकेशन सिस्टम उसमें थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन किया जा सके। इन 1961 द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग वाज फॉर्म्ड। तो अगर हम बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड की या बात करते हैं, आपने कई बार सुना होगा एनसीईआरटी बेस्ड या एनसीईआरटी, तो ये नॉर्मली वन वर्ड में या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि एनसीईआरटी जो है ये कब फॉर्म हुआ। तो 1961, आप इसे याद रखिएगा। इसका काम क्या है? इट एडवाइजेस द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑन एजुकेशन पॉलिसी। एनसीईआरटी क्या काम करती है कि ये हमें एडवाइस करती है, ये हमें ज्ञान देती है, हमें कुछ ना कुछ सुझाव देती है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को कि एजुकेशन में हम कैसे फेरबदल कर सकते हैं, क्या क्या नई नई पॉलिसीज़ लाके हम एक एजुकेशन सिस्टम को और बेहतरीन बना सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया आपका कि एनसीईआरटी कब फॉर्म हुआ था? 1961 में। और इसका काम क्या होता है? टू एडवाइज द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑन एजुकेशन पॉलिसीज। So the first national policy on education, that is NPE 1968, called for ensuring कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14। तो जो हमारी पहली नई शिक्षा नीति आई थी, शिक्षा नीति जो आई थी वो ये थी, जो आई थी वो थी 1968 में, और उसका जो मेन मुद्दा था, जो मेन मोटो एम था वो ये था टू इंश्योर कंपलसरी एजुकेशन, मतलब सबके लिए शिक्षा हो, जो बच्चे 14 साल तक के लिए हैं अप टू द एज ऑफ 14, सबको शिक्षा का अधिकार हो, सबको शिक्षा का हक मिलना चाहिए। तो जो पहले नेशनल पॉलिसी एजुकेशन आई थी 1968 में, उसका ये काम था टू इंश्योर कंपलसरी एजुकेशन फॉर एवरीवन अप टू द एज ऑफ 14, मतलब 14 साल तक सबको अधिकार हो शिक्षा ग्रहण करने की। इट ऑल्सो कॉल्ड फॉर इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, और कहीं ना कहीं इसका जो मेन मुद्दा था वो ये था कि एक इक्वालिटी वाली जो प्रोसेस है उसको हम ला सके कि एजुकेशन अपॉर्चुनिटी सबको मिल सके, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, हम किसी को किसी की भी बेसिस पे, वी कांट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन और सेक्स। और इसकी वजह से क्या होता कि एक इक्वालिटी का माहौल हमें देखने को मिलता। इसलिए जो नई शिक्षा नीति, जो पहली शिक्षा नीति आई थी 1968 में, उसका यही था कि कंपलसरी एजुकेशन फॉर ईच एंड एवरीवन अप टू द एज ऑफ 14। ओके, ये हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमें बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आप इसे चाहे तो मार्क कर लीजिएगा या कहीं ना कहीं लिख के इसे याद ज़रूर कर लीजिएगा। Okay, to achieve this, scholarship, adult education, recruitment of more teachers from the marginalized communities, incentives for sending children to school regularly and new institutions were developed. तो ये जो NP जो आया, इसको और आगे बढ़ाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षा मिल सके, इसके लिए सरकार ने क्या किया? छात्रवृत्ति का आयोजन किया, ताकि बड़े लोग उसमें भी एजुकेट आके एडल्ट एजुकेशन लिखा, तो वो लोग नहीं पढ़ पाते थे, जिन्हें छोटी उम्र में काम पे लगना पड़ा, वो भी एक एज आने पे जब वो बड़े हो गए तो उन्हें शिक्षा मिल सके। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा टीचरों को जॉब दिलाई, ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स को उन्हें रिक्रूट किया, और क्या थे इंसेंटिव्स भी दिया कि ताकि लोग, पेरेंट्स पैसे के लालच में आके शायद अपने बच्चों को शिक्षा लेने के लिए विद्यालय में भेज सकें। The government has continuously realized the need for educating the masses, especially the children. और कहीं ना कहीं जो हमारी सरकार है उनका जो एक डे टू डे का या जो इनका जो लगातार जो एक प्रयास रहा वो ये रहा कि उन्हें ऐसा फील होता था कि हर एक भीड़ में एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, जो भीड़ है जो लोगों की उसमें एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली किनको? जो बच्चे हैं। इलिटरेसी विल मेक द चिल्ड्रन मोर प्रॉन टू अनलॉफुल एक्टिविटीज़, क्योंकि हमारी सरकार का मानना था कि अनपढ़, जो लोग अनपढ़ है, जो इलिटरेट है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो बच्चों में कहीं ना कहीं जो अनपढ़पन अगर रह जाएगा तो वो उन्हें गलत काम करने के लिए और भी ज़्यादा उत्सुक करेगी। जिनके पास पैसा नहीं होगा और जो पैसे की रिक्वायरमेंट चाहेंगे, तो जब उन्हें पढ़ना ही नहीं आएगा
तो वो जॉब नहीं करेंगे तो उनके पास अर्निंग नहीं होगी, तो इसके तहत वो क्या करेंगे, वो गलत काम करेंगे, अनलॉफुल वर्क करेंगे, जिसकी वजह से उन्हें आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। इन 1919 द गवर्नमेंट अडॉप्टेड द सर्व शिक्षा अभियान। ये भी वन वर्ड में या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्व शिक्षा अभियान जो है वो कब आया, तो वो 1990 1990s में आया। ओके, इसका मतलब क्या था, एजुकेशन फॉर ऑल, सर्व शिक्षा अभियान, एजुकेशन फॉर ऑल मूवमेंट, ये सबके लिए शिक्षा अभियान चलाया गया। अ प्रोग्राम एम एट द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन सो दैट फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन एज 6 to 14 बिकम्स अ फंडामेंटल राइट। इसका जो मेन एम था, जो मेन ध्येय था, वो ये था कि जो भी बच्चे 6 साल से लेके 14 साल तक के लिए हैं, उनके लिए ये फंडामेंटल राइट हो जाए, इनके लिए उनका मौलिक अधिकार हो जाए कि उन्हें एजुकेशन मिलना, शिक्षा मिलना बहुत ज़रूरी है, ये उनका फंडामेंटल राइट है। तो सर्व शिक्षा अभियान जो 1990 में लागू हुआ, उसका एम ये था कि हर एक बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन मिलना चाहिए, तकरीबन जो 6 से 14 साल तक के बीच के हैं, क्योंकि वो उनका मौलिक अधिकार है। Finally, in 2009, Right of Children to Free and Compulsory Education Act, or Right to Education Act, was enacted by the Parliament. और फिर फाइनली 2009 में राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, मतलब हर एक बच्चे का जो अधिकार है, फ्री मतलब मुफ्त, और कंपल्सरी मतलब ज़रूरी एजुकेशन एक्ट के तहत, या राइट टू एजुकेशन एक्ट मतलब पढ़ाई का जो अधिकार है, इस एक्ट के तहत क्या हुआ, एक बिल पास की गई पार्लियामेंट में, जो आगे चल के एक नियम बन गया, एक लॉ बन गया कि हर कोई वो आरटीआई के तहत एजुकेशन पा सकता है। द एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल 2010। 2009 में ये बिल लाया गया था पार्लियामेंट में, संसद भवन में, और 1 अप्रैल 2010 में ये पूरे देश में लागू कर दिया गया। इट असर्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 and 14 years ऑफ एज इन इंडिया। और कहीं ना कहीं जो उसका मेन इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस था वो ये था कि हर एक बच्चे जो 6 से 14 साल तक का है, उससे कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन मिल सके। Right to education has also become a fundamental right. The Act also outlines specific responsibility for the center, state and local bodies for its implementation. और कहीं ना कहीं जो ये एक्ट जो पास किया गया था आपका आरटीआई राइट टू एजुकेशन, उसकी जो आउटलाइन थी, जो उसकी जो एक जो मेन इम्पॉर्टेंट आउटलाइंस थी, वो ये थी कि हर एक सेंटर पे या हर एक राज्य का या हर एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ये एक इम्पॉर्टेंट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गया था कि वो अपने इस कार्य को बहुत अच्छी तरीके से निभाएं, ताकि जो प्रोसेस है राइट टू एजुकेशन वाला, शिक्षा का अधिकार वाला जो एक्ट जो लागू किया था हमारी सरकार ने, वो हर जगह इम्प्लीमेंट हो सके। तो यहीं पे हमारा ये दोनों टॉपिक कंप्लीट होता है, और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है लॉ एंड डेमोक्रेसी कंप्लीट हो जाता है सिविक्स का। एंड आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।